हेलो दोस्तों, एसएस स्टडी हब में एक बार फिर से आपका स्वागत है। तो देखते हैं हम कार्य संचालन में विधायी प्रक्रिया का या चौथा वीडियो है। तो कार्य संचालन में विधायी प्रक्रिया संसद का तीसरा पार्ट है। पहले पार्ट में हमने लोकसभा को कंप्लीट किया, दूसरे पार्ट में जो है राज्यसभा को कंप्लीट किया, और ये तीसरा पार्ट जो है तीसरा पार्ट है कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया। ठीक है, तो इससे पहले हम 3 वीडियो अपलोड कर चुके हैं कार्य संचालन एवं विधायी प्रक्रिया पर। ये चौथा वीडियो है। तो 91 नंबर क्वेश्चन से देखते हैं। इसके पहले वाले वीडियो में 90 नंबर क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं। तो देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन। यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता तो ऑप्शन ए कह रहा है बजट में संशोधन कर या दोबारा पेश किया जाता है। ऑप्शन बी कह रहा है सुझाव हेतु बजट राज्यसभा को भेज दिया जाता है। ऑप्शन सी कह रहा है संघीय वित्त मंत्री से त्यागपत्र देने के लिए कहा जाता है। ऑप्शन डी कह रहा है प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। ठीक है, तो ऑप्शन डी राइट आंसर है। ठीक है, क्योंकि क्वेश्चन कह रहा है यदि वार्षिक संघीय बजट लोकसभा द्वारा पारित नहीं होता है, ठीक है, तो क्या होता है, प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र पेश कर देता है। अगला है, इसका व्याख्या क्या है। वार्षिक संघीय बजट के लोकसभा द्वारा पारित न होने का तात्पर्य लोकसभा में सरकार के मत में आ जाने से है। ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री अपनी मंत्रिपरिषद का त्यागपत्र प्रस्तुत करेगा। ठीक है। 92 क्या है, भारत की संसद के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। गैर सरकारी विधेयक ऐसा विधेयक है जो संसद के ऐसे सदस्य द्वारा प्रस्तुत किया जाता है जो निर्वाचित नहीं है किंतु भारत के राष्ट्रपति द्वारा नाम निर्दिष्ट है। तो ये गलत है। ठीक है, तो ऑप्शन 1 गलत है। दूसरा क्या है, हाल ही में भारत की संसद के इतिहास में पहली बार एक गैर सरकारी विधेयक पारित किया गया। तो पहली बार नहीं पेश किया गया। उपर्युक्त तथ्यों में से कौन सा से सही है, तो ऑप्शन ना तो 1 ना तो 2 दोनों सही नहीं है। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। गैर सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो कि संसद के ऐसे सदस्य द्वारा सदन के पटल पर प्रस्थापित किए जाते हैं जो मंत्री नहीं होते हैं, जबकि सरकारी विधेयक उसे कहते हैं जो किसी मंत्री द्वारा सदन के पटल पर प्रस्थापित किए जाते हैं। ठीक है, मंत्रियों के द्वारा सरकारी विधेयक प्रस्तुत किए जाते हैं, और गैर सरकारी विधेयक जो होते हैं वो संसद के सदस्य होते हैं बट मंत्री नहीं होते हैं। ठीक है, तो गैर सरकारी विधेयक भी सदन में एक प्रक्रिया के तहत पेश किया जाता है। गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी एक समिति का गठन किया जाता है। इस समिति का गठन लोकसभा में किया जाता है। समिति में कुल 15 सदस्य होते हैं तथा लोकसभा के उपाध्यक्ष इस समिति के अध्यक्ष होते हैं। स्वतंत्रता के बाद से अब तक 14 गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं। ठीक है, कितने गैर सरकारी विधेयक, 14। ठीक है, अब जबकि क्वेश्चन में क्या था, पहला कह रहा था, लेकिन 14 गैर सरकारी विधेयक दोनों सदनों में पारित हो चुके हैं। अतः दिए गए उपर्युक्त कथन में से ना तो 1 सही है और ना ही 2 सही है। ठीक है। 93 आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में प्रस्तुत किया जाता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, वित्त विधेयक के प्रस्तुतिकरण के पश्चात, और उसका बजट के प्रस्तुतिकरण से कोई संबंध नहीं होता। तो इसमें होता है आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व। ठीक है, आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण पर जिस दिन बजट पेश किया जाता है उससे पहले। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। चालू वर्ष का आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष संसद में आगामी वर्ष के बजट के प्रस्तुतिकरण के पूर्व प्रस्तुत किया जाता है, जिसमें चालू वर्ष में अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों की प्रगति एवं गतिविधियों के साथ राजकोषीय विवरण प्रस्तुत किया जाता है। 94 लेखानुदान संघ सरकार को अनुमति प्रदान करता है सार्वजनिक ऋण लेने के लिए, भारतीय रिजर्व बैंक से धन उधार लेने के लिए, राज्यों को अनुदान प्रदान करने के लिए, निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से धन निकालने के लिए। ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, इसका क्या है व्याख्या। संविधान के अनुच्छेद 116 के तहत विनियोग विधेयक या बजट के समय सीमा के अंदर पारित न होने की स्थिति में जब संघ सरकार को धन की आवश्यकता होती है तो लोकसभा को लेखानुदान के माध्यम से निश्चित अवधि के लिए भारतीय संचित निधि से अग्रिम निधि प्रदान करने की शक्ति प्राप्त
है, ठीक है। लेखानुदान बना है, लेखानुदान बना है। बजट पारित होना लंबित होने के कारण, बजट पारित होना लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, ठीक है। लेखानुदान किस लिए बना? बजट पारित होना लंबित होने के, बजट पारित होना या लंबित होने के कारण निधि आवंटन हेतु, ठीक है। बजट मतलब कि जब सदन जो है मतलब कि लंबित हो जाए, ठीक है, या फिर बजट मतलब लंबित हो जाए, मतलब टाइम लग जाए काफ़ी, तो उस कारण जो है लेखानुदान का गठन किया गया या बनाया गया, ठीक है। ऑप्शन सी सही है। संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है, तो संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है जब सरकार का व्यय राजस्व प्राप्तियों से अधिक होता है। सही नहीं है। बड़े कार्यक्रमों की वित्त व्यवस्था हेतु जिसमें बहुत अधिक मात्रा में धन की आवश्यकता होती है, ये भी सही नहीं है। जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती, ठीक है। जब सामान्य बजट के समय सीमा के अंदर पारित होने की आशा नहीं होती, तब संसद में लेखा के लिए वोट आवश्यक होता है। लेखानुमोदन और अंतरिम बजट के बीच क्या अंतर है? अस्थायी सरकार लेखानुमोदन के प्रावधान का प्रयोग करती है, जबकि कार्यवाहक सरकार अंतरिम बजट के प्रावधान का प्रयोग करती है। दूसरा क्या करा? लेखानुमोदन सरकार के बजट के व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है, जबकि अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों में सम्मिलित होते हैं। तो केवल 2 सही है इसमें, बाकी 1 गलत है। तो पहला गलत, दूसरा सही, तो ऑप्शन बी इसका सही आंसर होगा। इसका व्याख्या देख लेते हैं। बजट प्रक्रिया संपन्न होने अर्थात बजट पर संसद में चर्चा एवं मतदान होने से पूर्व नए वित्त वर्ष का प्रारंभ हो जाने की स्थिति में वित्तीय संसाधनों के लिए संचित निधि से धन निकालने हेतु लेखानुदान संसद में पारित कराया जाता है, ठीक है। यह सरकार के बजट के व्यय पक्ष, यह सरकार के बजट व्यय पक्ष मात्र से संबद्ध होता है। लेखानुदान अस्थायी एवं कार्यवाहक दोनों सरकारें प्रस्तुत कर सकती हैं। अंतरिम बजट में व्यय तथा आवती दोनों सम्मिलित होते हैं तथा यह चुनाव से पूर्व की कार्यवाहक सरकार तथा चुनाव के बाद की नियमित सरकार दोनों द्वारा, कार्यवाहक सरकार तथा चुनाव के बाद नियमित सरकार दोनों द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है। फरवरी 2009 में तत्कालीन कार्यवाहक वित्त मंत्री आम चुनाव की घोषणा तब तक हो चुकी थी। प्रणब मुखर्जी ने वर्ष 2009-2010 के लिए अंतरिम बजट प्रस्तुत किया था। 98 नंबर, व्यय का अनुमान किस रूप में भारतीय संसद के समक्ष रखा जाता है? व्यय का अनुमान अनुदान का अनुरोध के समक्ष रखा जाता है, ठीक है, के रूप में रखा जाता है। अनुदान का अनुमान अनुच्छेद 113(2) के अनुसार संचित निधि पर भारित व्ययों के अतिरिक्त, संचित निधि पर भारित व्ययों के अतिरिक्त अन्य व्ययों के अनुमान लोकसभा के समक्ष अनुदानों की मांगों के रूप में रखे जाएंगे और लोकसभा को शक्ति होगी कि वह किसी मांग को अनुमति देने से मना कर दे अथवा किसी मांग को उसमें निर्दिष्ट रकम कम करके अनुमति दे, ठीक है। अगला है, सामान्य वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित है। सामान्य वित्तीय विधान में चरण सम्मिलित है। बजट का प्रस्तुतिकरण, ऑप्शन 1 है बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, तो इसमें पहला सही है। दूसरा, विनियोग विधेयक को पारित करना, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है, और विनियोग विधेयक को पारित करना तीसरा भी सही है, और यहाँ पे चौथा गलत है, लेखानुदान नहीं होगा। वित्त विधेयक को पारित करना, इसलिए ऑप्शन इसका डी सही होगा, ठीक है, डी इसका राइट आंसर है। देख लेते हैं बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट का प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित, प्रस्तुतिकरण, बजट पर चर्चा, विनियोग विधेयक को पारित करना तथा वित्त विधेयक को पारित करना समान वित्तीय विधान के चरण हैं, जबकि लेखानुदान, प्रत्यानुदान, अपवाद अनुदान अनुच्छेद 116 में शामिल नहीं है, ठीक है। अगला है, संसद में विधान प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। संसद में विधान प्रस्ताव की पहल करने से पहले भारत के राष्ट्रपति की पूर्व स्वीकृति आवश्यक है। पहला ऑप्शन क्या है? एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर। दूसरा ऑप्शन है ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो, और तीसरा है राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने से संबंधित विधेयक पर। चौथा है धन विधेयक पर। तो ऑप्शन कौन सा सही है? तो ऑप्शन इसका उपर्युक्त सभी, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। तो इसका ये भी सही है, एक नवीन राज्य के गठन से संबंधित विधेयक पर, और दूसरा है
ऐसे कराधान विधेयक जिनमें राज्यों का हित निहित हो और राज्यों की सीमाओं में फेरबदल करने संबंधित विधेयक पर, धन विधेयक पर भी। ठीक है, अगला है निम्नलिखित प्रस्तावों में से किसका संदर्भित संबंध संघीय बजट से है। तो संघीय बजट से किसका संबंध है, कटौती प्रस्ताव से। इसका व्याख्या देख लेते हैं। निंदा प्रस्ताव सरकार की दोषपूर्ण नीतियों की आलोचना के लिए लाया जाता है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव सार्वजनिक महत्व के विषय पर संबंधित मंत्री का ध्यान आकृष्ट करने और उसे पद एवं सत्ता के अनुरूप औपचारिक कथन की प्राप्ति के लिए लाया जाता है। कटौती प्रस्ताव किस लिए लाया जाता है, बजट पेश होने पर अनुदान मांगों पर बहस के दौरान संसद सदस्यों को धनराशि में वृद्धि का अधिकार नहीं है, वे मात्र कमी कर सकते हैं और ऐसा वे कटौती प्रस्ताव के द्वारा करते हैं, जो 3 प्रकार के होते हैं: नीति निरनुमोदन कटौती, सांकेतिक कटौती और मितव्ययिता कटौती। स्थगन प्रस्ताव किसी अत्यावश्यक सार्वजनिक महत्व के विषय पर सदन के सदस्यों का ध्यान आकृष्ट करने हेतु लाया जाता है। अगला है कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य क्या होता है। कटौती प्रस्ताव का उद्देश्य सरकार की नीतियों पर नियंत्रण करना, गलत है। सत्ताधारी दल की कार्यवाही को रोकना, ये भी गलत है। ऑप्शन सी, बजट प्रस्तावों के खर्च में कमी का प्रस्ताव प्रस्तुत करना। ठीक है, तो ऑप्शन सी सही है। सरकार के सभी वित्तीय लेन देन को निरस्त करना, उपर्युक्त में से कोई नहीं, उपर्युक्त में से एक से अधिक, तो ऑप्शन सी द राइट आंसर। ठीक है, बजट की अनुदान मांगों में संशोधन हेतु लोकसभा में प्रस्तुत किया जाने वाला प्रस्ताव कटौती प्रस्ताव कहलाता है। ठीक है, इसके तहत सरकार द्वारा प्रस्तुत अनुदान मांगों को अनुचित बताते हुए उसमें कमी का प्रस्ताव लाया जाता है। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है। पहला क्या कह रहा है, नीति निरनुमोदन प्रस्ताव, बजट की मांग को घटाकर 1 रुपये कर दिया जाए। मितव्ययिता प्रस्ताव, बजट की मांग में से एक निर्दिष्ट राशि घटा दी जाए। सांकेतिक प्रस्ताव, बजट की मांग में से 100 रुपये कम कर दिए जाए। लेखानुदान, बजट मांगों को पूर्ण रूप से वित्तीय वर्ष के लिए पारित करना। ठीक है, तो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। क्या पूछा था इसमें, कौन सा सुमेलित नहीं है, तो डी जो है सुमेलित नहीं है। ठीक है, क्योंकि लेखानुदान देख लेते हैं। बजट प्रस्तुतिकरण एवं बजट मांगों के सदन से पारित होने के मध्य समय में प्रशासनिक व्यय को पूरा करने हेतु लेखानुदान की मांग की जाती है। अन्य शब्दों में, या बजट पारित होने से पहले प्रशासनिक व्यय हेतु आवश्यकता की पूर्ति हेतु अग्रिम मांग है। प्रश्नगत शेष विकल्प सुमेलित हैं। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है। ध्यानाकर्षण सूचना के प्रावधान ने निम्नलिखित में से किसके क्षेत्र को सीमित किया है, तो किसके क्षेत्र को सीमित किया है, स्थगन प्रस्ताव के क्षेत्र को सीमित किया है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की संकल्पना भारत की देन है। ध्यानाकर्षण प्रस्ताव संकल्पना भारत की देन है। यह आधुनिक संसदीय प्रक्रिया की एक नवीन संकल्पना है और इसमें प्रश्न तथा अनुपूरक प्रश्न पूछे जाते हैं। इसमें सदस्यों को अविलंबनीय लोक महत्व के विषय में सरकार की विफलता अथवा उसके द्वारा की गई अपर्याप्त कार्यवाही को सामने लाने का अवसर मिलता है। यह स्थगन प्रस्ताव के सदृश हैं, परंतु इसमें निंदा का पक्ष नहीं होता है। ठीक है, भारत की संसद किसके या किनके द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों के ऊपर नियंत्रण रखती है। तो पहला है स्थगन प्रस्ताव, दूसरा है प्रश्नकाल, तीसरा अनुपूरक प्रश्न, तो ऑप्शन डी तीनों सही है। ठीक है, भारत की संसद स्थगन प्रस्ताव, प्रश्नकाल तथा अनुपूरक प्रश्न के द्वारा मंत्रिपरिषद के कृत्यों पर नियंत्रण रखती है, जिसे इस प्रकार समझा जा सकता है। स्थगन प्रस्ताव का उद्देश्य यह होता है कि वर्तमान अर्थात तत्कालिक संसदीय प्रक्रिया को रोककर अविलंबनीय लोक महत्व के मुद्दे पर चर्चा की जाए। प्रश्नकाल लोकसभा की बैठक का पहला घंटा और राज्यसभा में दूसरा घंटा प्रश्नकाल कहलाता है। दोनों सदनों में प्रश्नकाल के दौरान 1 घंटे तक प्रश्न किए जाते हैं, उनके उत्तर दिए जाते हैं। अनुपूरक प्रश्न, संसद के प्रत्येक सदन में प्रश्न सामान्यतया मंत्रियों से पूछे जाते हैं और वे प्रश्न 3 श्रेणियों के होते हैं। तारांकित प्रश्न होते हैं, अतारांकित प्रश्न होते हैं, अल्पसूचना के प्रश्न होते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, इस टाइप के क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। तारांकित प्रश्नों का उत्तर सदन में मौखिक रूप से दिया जाता है तथा
उत्तर के संतोषजनक न होने पर मुख्य प्रश्न संबंधित अनुपूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। अगला है प्रश्नों के विषय में सही क्या है। ठीक है, इसका कुछ क्लियरिटी समझ में नहीं आ रहा है, हालांकि इसको हम मेंशन कर देंगे। क्या था ये? उत्तर मौखिक दिए जाते हैं, उत्तर लिखित दिए जाते हैं, और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं, पूरक प्रश्न नहीं पूछे जा सकते हैं, उत्तर पर बहस की जा सकती है, उत्तर पर स्पीकर का नियंत्रण रहता है। तो ऑप्शन बी 1 और 3 सही है। ठीक है, 1 और 3 क्या था? उत्तर मौखिक दिए जाते हैं और पूरक प्रश्न पूछे जा सकते हैं। ठीक है, भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? भारतीय संसद में स्थगन प्रस्ताव लाने का क्या उद्देश्य है? तो ऑप्शन ए कह रहा है सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस करने हेतु। तो यही ऑप्शन ए सही है। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव इसीलिए लाया जाता है कि सार्वजनिक महत्व के निश्चित अत्यावश्यक मुद्दे पर बहस किया जा सके। अगला है राजग सरकार लोकसभा के नियम 184 के अंतर्गत वाद विवाद पसंद नहीं करती है। इस नियम में वाद विवाद के साथ साथ मतदान का भी प्रावधान है। नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर अपना उत्तर सही चुनिए। तो ऑप्शन ए तथा आर दोनों सत्य हैं, आर ए की सही व्याख्या है। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है। कथन कारण दोनों सही हैं, आर ए की सही व्याख्या है। नियम 184 के तहत जनहित के किसी मुद्दे पर लाए गए प्रस्ताव पर लोकसभा में बहस के बाद मतदान होता है, और यदि सरकार के पक्ष में कम मत पड़े तो सरकार गिरने का खतरा रहता है। लोकसभा के प्रक्रिया और कार्य संचालन नियम के अंतर्गत नियम 377 के अधीन लोकसभा के सदस्यों द्वारा एक सदन में अधिकतम कितने मामले उठाए जा सकते हैं? तो इसका आंसर नहीं दिया हुआ है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। 2005 में नियम 377 के अंतर्गत लोकसभा में सदस्यों द्वारा उठाए जाने वाले मामलों की संख्या प्रतिदिन 15 से बढ़कर 20 कर दिया गया तथा पुनः 2015 में इसे और बढ़ाकर 30 कर दिया गया, ताकि अधिक सदस्य अपने मुद्दे उठा सकें। ठीक है, संसदीय प्रक्रिया में गिलोटिन का क्या अर्थ है? तो गिलोटिन का क्या अर्थ है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना। गिलोटिन का अर्थ क्या होता है? विधेयक पर बहस को बंद कर देना। ठीक, गिलोटिन समापन का एक अन्य रूप है। इसका अर्थ है जारी कार्य से संबंधित लंबित प्रस्ताव या प्रस्तावों पर चर्चा हेतु आवंटित समय समाप्त हो जाने पर सभापति या अध्यक्ष द्वारा मत लिया जाना। समापन के विपरीत प्रयोग किए जाने वाले गिलोटिन से पूर्व कोई प्रस्ताव उपस्थित नहीं किया जाता। सभापति या अध्यक्ष बिना किसी और चर्चा के प्रस्ताव पर तत्काल मत ले लेता है। भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? तो भारतीय राजनीति के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही? योजना आयोग की जवाबदेही संसद के प्रति है। राष्ट्रपति संसद के किसी एक सदन के सत्राधीन न होने पर ही अध्यादेश जारी कर सकते हैं। तो ऑप्शन बी ही सही है। संसद के सत्राधीन न रहने पर ही अध्यादेश जारी किया जा सकता है, चाहे एक हो या दोनों ना हो। ठीक है, इसकी व्याख्या देख लेते हैं। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 123 मतलब 123 के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं, किंतु राष्ट्रपति ऐसा तभी कर सकते हैं जब संसद का कोई सदन या दोनों सदन सत्राधीन न हो। राष्ट्रीय विकास परिषद, प्रधानमंत्री, सभी केंद्रीय कैबिनेट मंत्री, सभी राज्यों के मुख्यमंत्री, सभी केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री, प्रशासक, योजना नीति आयोग के सदस्य और सचिव शामिल होते हैं। अतः प्रश्नगत विकल्पों में केवल बी कथन सही है। ठीक है, निम्नलिखित कथनों का परीक्षण करें और नीचे दिए गए कोड से सही उत्तर चुनें। तो कह रहा है कि संपत्ति का अधिकार अब मूलभूत अधिकार नहीं है, तो ये सही है पहला। दूसरा क्या कह रहा है? राज्यसभा एक वित्तीय बिल को रोक सकती है, बिल्कुल रोक सकती है। कितने दिन तक? 14 दिन तक। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में 42वें संशोधन द्वारा धर्मनिरपेक्ष तथा लोकतांत्रिक शब्द बढ़ाया गया है। धर्मनिरपेक्ष लोकतांत्रिक शब्द नहीं है, ये गलत है। ठीक है, धर्मनिरपेक्षता है, समाजवादी है, समाजवाद है, और क्या है? अखंडता है। ठीक है, एकता और अखंडता। संसद के दोनों सदनों में कोई विवाद लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था द्वारा सुलझाया जा सकता है, तो यह भी गलत है। तो इसमें 1 और 2 सही आंसर है। ठीक है, यदि कोई वित्त विधेयक धन विधेयक नहीं है तो राज्यसभा इसे साधारण विधेयक की भांति रोक सकती है। तथापि यदि कोई वित्त विधेयक
वित्त विधेयक धन विधेयक है तो राज्यसभा इसे मात्र 14 दिनों तक रोक सकती है, अतः राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है। 42वें, ठीक है, यही आंसर था, अतः राज्यसभा वित्त विधेयक को रोक सकती है। 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में प्रभुत्व संपन्न लोकतंत्रात्मक गणराज्य के स्थान पर प्रभुत्व संपन्न समाजवादी निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य तथा राष्ट्र की एकता के स्थगन पर राष्ट्र की एकता और अखंडता स्थापित किए गए हैं, अतः कथन 3 गलत है। संसद के दोनों सदनों में किसी से असहमति की स्थिति में संयुक्त बैठक का प्रावधान है, तथापि ऐसे किसी विवाद को लोकसभा अध्यक्ष की व्यवस्था से सुलझाने का कोई प्रावधान नहीं है। 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार 300 का बना दिया गया है। इस प्रकार अभिष्ट उत्तर विकल्प ए होगा। भारतीय संसद का सचिवालय संसदीय कार्य मंत्री के अधीन है, राष्ट्रपति के अधीन है, सरकार से स्वतंत्र है, ऑप्शन सी सही होगा। सर्वोच्च न्यायालय के अधीन है, ये भी गलत है। स्वतंत्रता से पूर्व भारतीय विधानमंडल के लिए सरकार से स्वतंत्र एवं असंबद्ध पृथक सचिवालय का विचार जनवरी 1926 में प्रभावी रूप से सामने आया। स्वतंत्रता के बाद भी इस विचार को अपना लिया गया। संविधान के अनुच्छेद 98 के तहत भारतीय संसद के प्रत्येक सदन के लिए या पृथक सचिवालय की व्यवस्था है जो कि सरकार के स्वतंत्र होते हैं, ठीक है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है। भारतीय संसद की संप्रभुता प्रतिबंधित है भारत के राष्ट्रपति की शक्तियों से, न्यायिक समीक्षा से, विपक्षी दल के नेता से और भारत के प्रधानमंत्री की शक्तियों से। तो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। अगला है, भारतीय संविधान के तहत संसद सर्वोच्च विधि निर्मात्री संस्था है, परंतु उसके द्वारा निर्मित विधि संविधान के मौलिक ढांचे का अतिक्रमण न करे, इस हेतु सर्वोच्च न्यायालय उसकी न्यायिक समीक्षा कर सकता है, ठीक है। भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था, तो कब मनाया गया था? 13/5/2002 को, ठीक है, ऑप्शन डी सही है। 13 मई 2002 को भारतीय संसद की औपचारिक स्थापना। प्रथम लोकसभा चुनाव के पश्चात 13 मई 1952 को प्रारंभ प्रथम अधिवेशन से 50 वर्ष पूर्ण होने के उपलक्ष्य में भारतीय संसद का स्वर्ण जयंती समारोह मनाया गया था। वह कौन राष्ट्रवादी नेता था जो 1925 में केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष चुना गया? तो केंद्रीय विधानसभा का अध्यक्ष विट्ठल भाई पटेल चुने गए थे, ठीक है। केंद्रीय विधानसभा का प्रथम अध्यक्ष 1925 में राष्ट्रवादी नेता विट्ठल भाई पटेल को चुना गया। उनका कार्यकाल अगस्त 1925 से अप्रैल 1930 तक रहा, ठीक है। तो यह सेशन समाप्त हुआ। तो अगर आप लोगों को यह सेशन पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।